हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम हमारी जो EPFO 2020 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके तीसरे टेस्ट की बात करेंगे। तो अब तक हमने 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी भी बहुत से स्टूडेंट अपना क्या स्कोर रहा है वो कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस जो है वो पुटअप किए जाएँ। इसलिए अपना जो स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ये सीरीज़ आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर बिगिन मैं आपको बता दूँ कि हमारा UPSC EPFO 2020 की तैयारी के लिए पेड ग्रुप चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट कर पे यहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, सेक्शन वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, कंप्लीट आपको एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेगी और इसके अलावा जो आपके डाउट्स हैं वो सोल्व किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड जो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो फ्री मिलेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप हमसे कनेक्टिवली जुड़े रहें। अब आगे बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में जो इस टेस्ट में करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। और प्रश्न ये है कि रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है UNCTAD और यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स UNDESA एंड 5 यूनाइटेड नेशंस रीजनल इकोनॉमिक कमीशंस, जो हर एक अलग रीजन का जो इकोनॉमिक कमीशन है, जैसे एशियन इकोनॉमिक कनेक्शन है जो यूनाइटेड नेशंस का है, इसी तरीके से ये 5 जो कमीशंस है इन सब ने मिलके, कमीशंस के साथ इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करी है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2020। तो इसका राइट आंसर हुआ सी। अब सेकंड प्रश्न की बात करते हैं जहां पे आपको पहले सेक्शन में कुछ एक्ट दिए गए हैं और दूसरे सेक्शन के अंदर उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब आपको सही मैच करना है। पहला प्रश्न में जो पहला एक्ट दिया गया है वो है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म किया गया था, या आप कह सकते हैं उस एकाधिकार को तोड़ा गया था। और वहाँ पे जो मिशनरीज थी उनको भी अलाउ किया गया था इंडिया के अंदर आने के लिए। तो ए का जो राइट आंसर होगा और फर्स्ट का जो कनेक्शन होगा वो होगा सी के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो किससे कनेक्टेड था। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो था उस एक्ट के बाद जो चेन्नई, मतलब उस वक्त जो मद्रास जो प्रांत था वो और बॉम्बे जो प्रांत था वो दोनों प्रांत, उनकी जो शक्तियाँ थी कौन सी, जो सुपरवाइजरी जो पावर्स थी वो पावर्स किसको ट्रांसफ़र कर दी गई या फिर किसके अंडर वो आ गई थी? वो आ गई थी गवर्नर जनरल के। अब गवर्नर जनरल जो था वो फोर्ट विलियम जो बंगाल में था तो वहाँ पे सेटअप कर दिया गया था। तो ये जो काम किया गया था ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। अब आपको मैंने यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया है, अब मुझे आप ये बताइए कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कब लाया गया था और जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो कब लाया गया था। तो सेकंड का यहाँ पे मैच होगा राइट वो होगा ए। तो फर्स्ट 1 टू सी, 2 टू ए, देन जो बचा वो है 3 टू बी। उसमें लिखा गया है जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल था, जो जिसके अंदर कंपनी का निदेशक मंडल था, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधित्व भी था, उन सब चीज़ों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और इसका राइट आंसर हुआ बी। देन नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका कारण क्या था। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो था आपने सुना होगा, जो ओटोमन एम्पायर था और जो वहाँ पे खलीफा थे वह उनको जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब जो संधि होती है उस संधि के बाद उन पे कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन पे कुछ सेंक्शंस लगाए जाते हैं। उन्हीं सेंक्शंस के चलते हुए यहाँ पे भारत के अंदर भारत के मुस्लिमों के द्वारा खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन बाद में आगे चल के खिलाफत आंदोलन ख़त्म भी अपने आप धीरे धीरे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था? ओटोमन साम्राज्य पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो और जो खलीफा पर प्रतिबंध लगाए गए थे वो। तो सी इसका राइट आंसर हुआ। देन नेक्स्ट प्रश्न जो है
वो है साइंस से, और यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कुछ जो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं उनको मैच करना है सही से। तो जो एनीमिया होता है वो किस एक चीज़ की वजह से होता है? तो आपके ब्लड के अंदर जब रेड ब्लड सेल जो होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, जब उनका डिसऑर्डर आ जाता है उसको हम कहते हैं एनीमिया। तो 1 2 डी। उस उसके बाद जो ल्यूकमिया है उसको हम कब मानते हैं? जब आपके ब्लड के अंदर जो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, उसके ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल का जब इशू आता है, जब डिसऑर्डर आता है, तब हम उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। तो सेकंड का कनेक्शन होगा सी से। देन बात करते हैं हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया जो है वो ब्लड के अंदर, जब ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसऑर्डर आता है, तब हम बात करते हैं हीमोफीलिया की, डिफीलिया की। देन फाइनली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इसका जो है वो आता है जब आपकी प्लेटलेट्स जो है उसमें दिक्कत आती है, या फिर आपका जो रक्त है उसके अंदर प्लेटलेट्स जो है वो प्रभावित होती हैं, तब हम जाके कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो फोर्थ जो है वो कनेक्ट होगा बी से। तो इसका राइट आंसर हुआ बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और वो आपको पूछा गया है रिसेंटली लॉन्च कोविड इंडिया सेवा जो पोर्टल है उसके बारे में। अब ये किस एक चीज़ के लिए है? इसके यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखिए, कोविड इंडिया सेवा जो ये लॉन्च किया गया है, ये है स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। अब दूसरा बोला गया है कि वित्त मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है, तो फर्स्ट अगर सही है तो सेकंड यहाँ पे गलत होगा। तो सेकंड अगर गलत होगा तो आंसर में ये ऑप्शन जरूर होगा, तो बी और सी यहाँ पे नहीं हो सकते। अब हमें देखना है कि जो यहाँ पे ये कोविड इंडिया सेवा जो लॉन्च किया गया है वो किसके लिए किया गया है। तो ये इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर जो भी कम्युनिकेशन हो उसके लिए डायरेक्ट एक हमें इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो थर्ड इसका राइट आंसर है, लेकिन ये आंसर में नहीं होगा क्योंकि हमें गलत कथन पूछा गया है। तो चौथा है कि ये प्रवासी श्रमिकों के लिए एक योजना है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर इसका हुआ डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, वो आता है आपके इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो ये जो है ये क्या होती है और ये सेलुलर बैरियर्स कैसे है इनेट इम्यूनिटी के लिए, तो अब जानते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ आपको ल्यूकोसाइट्स मिलेंगे जो WBCs होते हैं, और हमारी बॉडी जो है यहाँ पे आपको पोलीमोर्फो न्यूक्लियरो ल्यूकोसाइट्स मिलेंगे और आपको मोनोसाइट्स मिलेंगे। ये क्या करते हैं? ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए जो सेलुलर बैरियर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर, उसके बारे में जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारे शरीर के ल्यूकोसाइट्स, हमारे शरीर के WBCs, हमारे शरीर के जो हमने बात करी जो PMNL या न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सब मिलके हमारे माइक्रोब्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस का। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है? अगर आपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर अभी तक कुछ ना कुछ काम करके देखा है तो आपको समझ में आएगा कि आपका किसी भी एक बैंक के अंदर अगर किसी दूसरी ब्रांचेज, या आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी एक स्टेट की किसी एक कैपिटल में, अगर आप भोपाल में हैं, अगर आप लखनऊ में हैं, कहीं भी एक जगह किसी भी एक बैंक की जो ब्रांच है वहाँ पे आपने अपना अकाउंट खोला है, लेकिन आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, आप उसमें आप बैंकिंग जो सॉल्यूशन होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो बैंक्स हैं वो अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पूरी बैंक की जानकारी वहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। वो कहाँ से कर पाएंगे? उसका एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है जो डेवलप किया जाता है IT कंपनीज के थ्रू। तो वो क्या करता है, जो सारी बैंक्स की ब्रांचेज है उनको अलाउ करता है और वो सारे अकाउंट्स को एक्सेस वहाँ से कर पाए, तो उसको हम कहते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इट इज़ द नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस
which enables customers to operate their accounts and avail banking service from any branch of the bank on this नेटवर्क। इसके अलावा आप देख पाएंगे नेट बैंकिंग की सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें जो हैं इस एक कंप्लीट सॉल्यूशन के अंडर आ जाती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, वो आता है शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में, अनुसूचित बैंकों के बारे में। तो देखिए जो अनुसूचित बैंकें होती हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं, जहाँ पे हम कौन सी बैंक्स की बात करते हैं जो कंप्लीटली हमारे देश के अंदर एक शेड्यूल्ड बैंक की तरह काम करती है। जैसे कि आपने बात करी, जो कंप्लीट एक बैंक है जो आपको किसी भी प्रकार का लोन दे सकती है, और जो उनको आरबीआई ने डिफाइन किया है कि आपको इतना प्रतिशत लोन जो है इनको देना है, आपको आरबीआई ने उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म्स डिफाइन करी है, उन प्रकार के बैंकों को हम कहते हैं अनुसूचित बैंक के। तो अब देखिए आरबीआई का सेकेंड शेड्यूल जो है, आरबीआई का जो एक्ट है उसका जो सेकेंड शेड्यूल है वो बताता है कि अनुसूचित बैंक के जो हैं उनको किस प्रकार के जो रूल्स हैं वो मानने पड़ेंगे। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। उसके बाद बताया गया है कि रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट CRR मनी टू आरबीआई, ये बात भी सही है। जो शेड्यूल्ड बैंक होती है उनको जो कैश रिजर्व रेशो होता है, CRR जो होता है, वो डिपॉजिट करना होता है कहाँ पे? आरबीआई के अंदर। लेकिन जो आरबीआई है उसके अंडर कई ऑर्गेनाइजेशंस या कई छोटी जो बैंक्स है, या फिर आप कह सकते हैं कई छोटी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपना CRR अपने पास रख सकती हैं। ऐसी भी कुछ इंस्टीट्यूशन होती हैं, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बैंक्स होती हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स होती हैं, उनको अपना पैसा जो है आरबीआई के अंदर रखना पड़ता है। देन हम बात करेंगे कि कैन मेंटेन द CRR मनी विद देमसेल्फ, ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, फर्स्ट सेकंड सही है। फोर्थ जो है एलिजिबल टू बोरो डिपॉजिट फंड इन आरबीआईज विंडो ऑपरेशन, तो ये बात एकदम सही है कि वो जो इनकी रेपो रेट है, या फिर आप कह सकते हैं रिवर्स रेपो रेट है, अगर आपने सुना हो तो ये बैंक से पैसा, आरबीआई से पैसा ले भी सकते हैं और आरबीआई को पैसा जमा भी करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, डी। देन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न आता है फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अकाउंटिंग से। तो ट्रायल बैलेंस जो है उसके बारे में बात करते हैं, इसके जो मेथड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बैलेंस मेथड जो है वो क्या है? तो बैलेंस मेथड के अंदर जो ये ट्रायल बैलेंस जो है जब ये मेंटेन किया जाता है, तो इसके अंदर जो लेजर अकाउंट्स होते हैं उनका जो बैलेंसेज हैं वो सारे यहाँ पे कंसिडरेशन के अंदर लिए जाते हैं। अब लेजर बैलेंस क्या होता है? एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जनरल होता है अकाउंटिंग के अंदर, जहाँ पे आपके जो इनपुट्स हैं, जो आपके क्रेडिट्स हैं, या फिर आपने जो खर्चा किया है, वो सब कुछ जो लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, वो वहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो उसको हम लेजर अकाउंट बोलते हैं, और उन सारे लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है इस ट्रायल बैलेंस के अंडर। तो वो आता है बैलेंस मेथड के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा? टोटल मेथड। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अप द टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। तो इसका जो टोटल मेथड है उसके अंदर जो लेजर अकाउंट्स है उनके डेबिट्स और क्रेडिट्स का सम जो है वो किया जाता है। तो 2 A होगा और 1 C होगा। तो 1 C और 2 A, अर्थात आंसर इसका C होगा। और जो फाइनली टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड है उसके अंदर आपको मिलेगा 4 कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड इन 2 कॉलम्स डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ accounts written, and in other 2 accounts we write the debit and credit balance of accounts। तो इसका राइट आंसर होगा 3 उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वो फिर से आपको मिलेगा अकाउंटिंग से रिलेटेड, और प्रश्न बोल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपका जो असेट है उसकी वैल्यू को आप एनहेंस कर रहे हैं किसी न किसी एक्सपेंडिचर के थ्रू। तो आपकी जो मौजूदा परिसंपत्ति है उसके मूल्य को आप बढ़ा रहे हैं, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखिए बुक कीपिंग जो है, या फिर आपका जो बही खाता आप मेंटेन करते हैं, उसका मेन बेसिस क्या है कि आप जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं आप उनको नोट करेंगे, तो वो होती है बुक कीपिंग। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, जो हम बात करते हैं, और जो अकाउंटिंग होती है उसमें क्या होता है,
अकाउंटिंग के अंदर आप हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो पहला स्टेप आपको मिलेगा बुक कीपिंग और दूसरा स्टेप आपको मिलेगा अकाउंटिंग, क्योंकि पहले आप बुक कीपिंग करेंगे तभी आप जाके उस डेटा को एनालाइज करके अकाउंटिंग में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहला स्टेप बुक कीपिंग, सेकेंड स्टेप अकाउंटिंग। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो बी ऑप्शन दिया गया है, अकाउंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बुक कीपिंग एंड बुक कीपिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स, ये गलत है। और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। उसके अलावा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन बुक कीपिंग बट इन अकाउंटिंग इट डज, ये बात सही है। देन फाइनली थर्ड, अकाउंटिंग यूजेस बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज इंटरप्रेट द डेटा एंड बुक कीपिंग डजेंट रिक्वायर एनालिसिस, ये बात एकदम सही है। तो ए और सी यहाँ पे सही है, लेकिन इसका राइट आंसर बी होगा क्योंकि हमने इनकरेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे पूछा है। देन जो आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है वो पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं, औद्योगिक संबंध होते हैं, उनसे संबंधित कौन सा यहाँ पे एक एक्ट नहीं है। तो ये देखिए, पहले आपको अगर पता हो कि जो द माइंस एक्ट 1952 है वो इंडस्ट्रियल हेल्थ से रिलेटेड है। नो, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन से ये संबंधित नहीं मिलेगा, ये आपके हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित है। तो थर्ड तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर में जो, हाँ सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कि नॉट रिलेटेड, तो थर्ड तो यहाँ पे आंसर में होगा ही होगा, जो संबंधित नहीं है किससे, इंडस्ट्रियल रिलेशन से। उसके बाद बात करते हैं कौन सा, जो फोर्थ है, सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर। तो फिर से यहाँ पे आपको थर्ड एंड फोर्थ जो है वो दोनों ही एक्ट ऐसे हैं जो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित नहीं है, जबकि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो तीसरा और चौथा यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जहाँ पे पूछा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिसेंटली, यहाँ पे आपको द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, AIIB ने और वर्ल्ड बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो वो किस एक स्पेसिफिक कमांड एरिया के लिए किया है, तो वो कौन सा एक कमांड एरिया है, क्या वो नर्मदा कमांड एरिया है, ऊपरी गंगा जो नहर कमान क्षेत्र है, या दामोदर घाटी कमान क्षेत्र है। तो देखिए, इसका पहले हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं जिससे कि आपको सही से ये समझ में आएगा। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, फाइनली इन तीन और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, इन सब ने मिलकर एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है और उसका प्रोजेक्ट का टाइटल नेम है द वेस्ट बंगाल मेजर इरीगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। और ये किसके लिए किया गया है, द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द इम्प्रूवमेंट इन इरीगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट इन द दामोदर वैली कमांड एरिया, DVCA। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दामोदर घाटी कमांड एरिया के लिए इसको जो है साइन किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ एक ऐसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं उनको सही ऑर्गेनाइजेशन से मैच करना है। तो देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है वो भारत के अंदर ही रिलीज़ की जाती है, तो वो करती है हमारी सेंट्रल बैंक RBI के द्वारा उसको किया जाता है। देन बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसको रिलीज़ करती है वर्ल्ड बैंक। एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको भी रिलीज़ करती है वर्ल्ड बैंक। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको रिलीज़ करती है IMF। अब मुझे आप ये बताइए इनमें से कौन सी ऐसी एक रिपोर्ट है जो ईयरली रिलीज न होके हर 6 महीने से रिलीज होती है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो मैंने यहाँ पे आपको सही से बताया है कि 1 to A, 2 to A, 3 to C, 4 to B, तो इसका राइट आंसर हुआ A। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जहाँ पे पूछा गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कौन से कथन जो है वो गलत है। तो देखिए, शिशु के अंदर 1 लाख तक के ऋणों को कवर किया जाता है, किशोर के अंदर 1 से 5 लाख, और उसके बाद जब हम बात करते हैं तरुण की तो उसमें 5 लाख से ऊपर। तो क्या ये बात सही है? गलत है, क्योंकि शिशु के अंदर जो लोन आते हैं वो आते हैं 50,000 तक के। तो पहला यहाँ पे गलत ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा, यहाँ पे ये सुनिश्चित किया जाता है कि तरुण श्रेणी की इकाइयों पर जो है इट एंश्योर दैट मोर फोकस इज गिवन टू तरुण कैटेगरी एंड देन किशोर एंड शिशु। तो तरुण पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा किशोर एंड शिशु से, ये फिर से यहाँ पे गलत है, ज़्यादा फोकस किया जाएगा शिशु पे। फिर उसके बाद तीसरा है कि मुद्रा कार्ड इज ए क्रेडिट कार्ड, अगेन इट इज़ रॉन्ग, मुद्रा कार्ड इज ए डेबिट कार्ड।
तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से कथन गलत है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है उसके बारे में हमें सही कथन चुनना है। तो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है उसका जो मेन फोकस है या एम जो है वो है प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप बिटवीन दी वुमेन्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स के बीच के अंदर। तो ये बात सही है। देन फाइनली इस योजना का जो संचालन है वो वित्तीय सेवा विभाग DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करता है विद दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके साथ मिलकर किया जाता है, ये बात भी यहाँ पे सही है। देन थर्ड स्टेटमेंट कि एक जो आपका उद्यम है उसकी स्थापना के लिए आपको जो कार्यशील पूंजी चाहिए और आपको जो ऋण के रूप में चाहिए उसको प्रदान जब किया जाए तो उसको 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की दी जा सकती है राशि यहाँ पे किसके अंदर, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर। ये बात सही है। देन फाइनली फोर्थ कि रुपए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो विड्रॉ करने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा, सॉरी रुपए डेबिट कार्ड आपके उस क्रेडिट को विड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा, ये बात भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, इसका राइट आंसर हुआ डी। उसके बाद पूछा गया है उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही लिखा गया है। तो पहली बात पूछी गई है कि आर्टिकल फ्रॉम 214 टू 225 डील्स विद द हाई कोर्ट, यहीं पे गलत हो गया। आर्टिकल 214 टू 225 जो है वो हाई कोर्ट, इससे ज़्यादा आपको आर्टिकल मिलेंगे हाई कोर्ट के लिए। देन उसके बाद बोला गया है कि आर्टिकल 226 टू 237 डील्स विद दी सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये भी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कंप्लीटली यहाँ पे रॉन्ग है। देन सेकंड स्टेटमेंट आर्टिकल 216 सेज दैट एवरी हाई कोर्ट शैल हैव अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये यहाँ पे आपका सही आंसर है। देन उसके बाद तीसरा, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या असक्षमता के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, उसी तरीके से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ये बात भी सही है। देन थर्ड, आर्टिकल 226 के बारे में है, इट मेक्स द हाई कोर्ट्स प्रोटेक्टर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विद इन देयर ओन जुडिक्शन। तो हाई कोर्ट के अंदर जितना एरिया आता है वहाँ पे वो मूल अधिकारों का हनन होने से रोके, इस प्रकार की अधिकार जो है वो हाई कोर्ट को दिया गया है, ये बात सही है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को भी ये परम रक्षक बनाता है मूल अधिकारों का अनुच्छेद 32 के हिसाब से। तो ये चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आपको 2, 3 और 4 जो है वो सही मिलेगा और इसका राइट आंसर जो है वो होगा डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपको CVC के बारे में, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होती है, जो कमेटीज हम आपके जो आयोग हम देखते हैं उसके बारे में। तो देखिए ये एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त एक बॉडी है, ये बात एकदम सही है। ये एकदम सही है कि इट हैज़ द स्टेटस ऑफ द ऑटोनोमस एंड स्टेटरी बॉडी। फिर CVC इज़ द मेन एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात भी सही है। देन थर्ड, इट्स एस्टेब्लिशमेंट वॉज रिकॉर्डेड या रिकमेंडेड बाय दी किसके द्वारा, संथानम समिति के द्वारा, ये बात भी सही है। फिर फाइनली जो ओरिजिनली CVC बनती है उस वक्त न तो ये एक संवैधानिक निकाय होता है न ही ये एक वैधानिक निकाय होता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे आपको चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1, 2, 3, 4 डी। देन नेक्स्ट प्रश्न आता है इंग्लिश से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ए वोलेंट यंग ट्रबल मेकर, एक ऐसा व्यक्ति एक जो वोलेंट हो और आपके लिए समस्या खड़ी कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होलीजेन। तो फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। देन पूछा गया है इडियम एंड फ्रेज के बारे में और पूछा गया है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, तो इसका राइट आंसर होगा विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली। तो सेकंड जो है वो इस इडियम एंड फ्रेज जो है इस यहाँ पे दी गई है उसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने ये पूरा टेस्ट जो है कंप्लीट किया। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अब बात करते हैं कि आप जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस को जो सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।